मानसी भारद्वाज। होप आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने न्यूटन के तीनों लॉ को न्यूमेरिकल के साथ वो हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब देखो जब मैंने यूनिट शुरू करवाई तो हमारे पास फोर्सेस के कुछ टाइप आए थे। एक तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस थे, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस थे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमने देखा था कि जब दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में होती हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में अगर बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं है और उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज का एग्जांपल था हमारा ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, ये सारे हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज थे। और कॉन्टैक्ट फोर्सेज में हमारे पास आया था फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन एंड स्प्रिंग फोर्स, ये हमने देखा था। टेंशन से रिलेटेड और नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी कर चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या होता है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेज हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो यहाँ पे फ्रिक्शन की डेफिनेशन आती है फ्रिक्शन की, उसको हम दो तरीके से लिखते हैं। ठीक है, पहले तो आती है हमारी ओपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक है, एक तो होता है हमारा ओपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, यानी दो बॉडीज के बीच में जो मोशन हो रही है उसको ओपोज करता है रिलेटिव मोशन को। ठीक है, सेकंड हमारा आता है टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अभी मैं आपको इनका मीनिंग बताऊंगी कि क्या होते हैं ये। ठीक है, अब देखो ओपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी हमारे पास जो ये वाली डेफिनेशन है ये कब होगी, जब हमारी ऑब्जेक्ट जो है बॉडी जो है मोशन में होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो डेफिनेशन हुई ये कब हुई, जब हमारी दो बॉडीज किस में हो, मोशन में। ठीक है, अब बात आती है कि इसका जो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है इसका क्या मीनिंग है। अब जो टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि जब बॉडी हमारी जस्ट मूविंग कंडीशन में हो, यानी जस्ट हमारी स्टार्ट होने वाली हो, पहले वो रेस्ट में है लेकिन जैसे ही हमने उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट किया वो जस्ट स्टार्ट, मतलब एक्सेलरेट नहीं करेंगे हम, जैसे कि मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाया। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि हमारी कोई बस है, ठीक है, वो रेस्ट में खड़ी है, तो क्या होगा, बिल्कुल ड्राइवर तैयार बैठा है, जैसे वो थोड़ा सा एक्सेलरेशन देने की कोशिश करेगा तो उस केस में बस हमारी क्या होगी, जस्ट स्टार्ट की कंडीशन में होगी। जैसे ही उसने एक्सेलरेटर को दबाया उसी वैसे ही हमारी जो बस है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो टेंडेंसी हमारी क्या होती है, जस्ट मूविंग कंडीशन, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं दैट इज द जस्ट मूविंग कंडीशन। मूव नहीं कर रही, ये जस्ट मूविंग कंडीशन में है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज द रेस्ट, मतलब ये वाला जो होगा ये रेस्ट कंडीशन के लिए होगा। ठीक है, ये वाला हमारे पास मोशन के लिए आया है, क्योंकि ओपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर मोशन हो रहा है तो उसको ये ओपोज करेगा। और ये जो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है इसका मतलब क्या है कि बॉडी हमारी जस्ट मूविंग कंडीशन में है, मूव नहीं कर रही है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना, हमारे पास ये दो डेफिनेशन आती हैं। एक तो हमारे पास ये आता है, ये मोशन के लिए होती है जब दो बॉडी हमारी मोशन में हो, और ये हमारी कब होती है, जब हमारी बॉडी रेस्ट में हो। ठीक है, अभी आएंगे हमारे पास टाइप ऑफ फ्रिक्शन भी आएंगे। ठीक है, उसमें हम बताएंगे। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हमारा टेंजेंशियली एक्ट करता है, कि मान लिया ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर ये जा रही है, मान लिया मूव कर रही है, तो हमेशा हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन टेंजेंशियली। ठीक है, हमेशा कैसे एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन टेंजेंशियली। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना, हमारे पास फ्रिक्शन की दो डेफिनेशन बुक्स में लिखी होती है। एक तो होता है जस्ट ओपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, और एक होती है टेंडेंसी ऑफ द रिलेटिव मोशन। तो आपको इस वर्ड को समझना है कि हमारी बॉडी जस्ट मूविंग कंडीशन में है, मूव नहीं कर रही है। इतना
करते हैं हमारे टाइप ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ फ्रिक्शन आएंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि जो हमारी जो दो डेफिनेशन है वो किस तरीके से यूज हो रही है। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ फ्रिक्शन लिखते हैं हम, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के जो टाइप आते हैं, एक तो हमारे पास आता है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और एक आता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, इसका मतलब क्या हुआ काइनेटिक का? काइनेटिक के नाम में ही हमें पता है कि बॉडी हमारी मोशन में हो, क्योंकि काइनेमेटिक्स हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करके आ चुके हैं। इसका मीनिंग ये होता है हमारी बॉडी मोशन में है। अगर बॉडी मोशन में है तो इसमें कौन सी वाली डेफिनेशन होगी? ओपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो कि मैंने अभी भी दो डेफिनेशन बताई थी, ओपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, टू बॉडीज के बीच में जब रिलेटिव मोशन को अपोज करें तो वो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने क्या बताया था? जब हमारी बॉडी जस्ट मूविंग कंडीशन में है, मूव नहीं कर रही पर रेस्ट में है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास कौन सी होगी? टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अभी रेस्ट में है बट मूव नहीं कर रही, तो इसमें कौन सी डेफिनेशन होगी? ये वाली, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अब इसको जो डिनोट करते हैं वो हमारा म्यू के होता है, सॉरी ये होता है म्यू के, और इसको हम डिनोट करते हैं दैट इज अ म्यू एस। ठीक है, अभी हम इनको करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करते हैं फ्रिक्शन फोर्स को। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बाद में देखेंगे, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन को पहले हम काइनेटिक फ्रिक्शन देखेंगे, फिर हम स्टैटिक फ्रिक्शन देखेंगे। ठीक है, अब देखो जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, देखो मैं इसको अलग से लिख देती हूँ, यहाँ पे इसकी सारी हम क्वालिटीज लिख देंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि काइनेटिक फ्रिक्शन किस टाइप से और क्या होता है। ठीक है, तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन, पहले तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन, विच ओपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, सॉरी टू बॉडीज। ठीक है, अब देखो तो अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो काइनेटिक का फॉर्मूला होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का, वो हमारा एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है उसमें हम ये लिखेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज ए कांस्टेंट फोर्स। अब इसका क्या मतलब है? अब ये कांस्टेंट फोर्स कैसे है? देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लिया कि हमने ये कोई ऑब्जेक्ट ले ली, ठीक है, ये 50 न्यूटन से मान लिया इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये 6 केजी की कोई ऑब्जेक्ट है, ये mg हो गया। ठीक है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन हमें पता है इसके ऑपोजिट लगेगा क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, तो ये हमारा हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ भी हो, धीरे हो तेज हो, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन इसके बीच में फ्रिक्शन एक्ट करेगा और वो इस वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, या इसका ऑब्जेक्ट हम, इसके एग्जांपल हम ऐसे भी मान सकते हैं कि मान लिया हमारी कोई बस है, उसकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और एक बाइसिकल ले ली उसकी 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ऐसा है, तो क्या उनके बीच में फ्रिक्शन में कुछ फर्क आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, उनके बीच में फ्रिक्शन क्या लगेगा? सेम लगेगा। तो फ्रिक्शन जो है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, कुछ भी उसकी ऑब्जेक्ट हो, सॉरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो, उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट की जो बॉडी का जो वेट है सिर्फ और सिर्फ उस पे डिपेंड करता है। हमें पता है बहुत बार ऐसा होता है ना, जब हम कोई भारी ऑब्जेक्ट को चलाते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे हम लेके जाएंगे, ऐसा भी होगा हमें रुकना भी पड़ेगा, तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी आ जाएगा। तो
यानी काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ वेट पे डिपेंड करता है और इस पे जो उसकी वेलोसिटी है या स्पीड है कुछ भी हो उस पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, अगर बॉडी, अब क्योंकि हमें पता है काइनेटिक फ्रिक्शन में तो बॉडी मूव ही करेगी, ठीक है, तो ये इसलिए हमारा कांस्टेंट फोर्स रहेगा। स्पीड धीमी स्पीड से जाए या फिर तेज स्पीड से जाए तो उस फ्रिक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए ये हमारा कांस्टेंट फोर्स है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये हमारा हो गया, ठीक है, इसको हम, ये हमारा जो इसका जो फॉर्मूला होता है Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, तो ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमारा ये हो गया। अब इसमें देखो हम अगर कुछ एग्जांपल लें, मान लिया कि हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया वो 50 न्यूटन से जा रही है, ठीक है, और इसका वेट जो है वो 5 kg मान लेते हैं हम, ठीक है, ये हो गया। अब हमें बताना है कि इसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, मतलब हमें ये बताना है कि ऑब्जेक्ट हमारा जो ऐसे मान लेते हैं, अगर इसका म्यू के काइनेटिक, ये जो म्यू के है हम 0.3 मान लें, ठीक है, इसको मैं आपका एक बार आपको इसको एग्जांपल बता रही हूं कैसे आ जाएगा। देखो अगर हम इसका नॉर्मल देखें तो नॉर्मल हमारा किसके इक्वल बनेगा, नीचे की ओर जाएगा 5g, ठीक है, तो नॉर्मल इज इक्वल टू 5g बनेगा, ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू के यानी 0.3 और नॉर्मल यानी 5 इंटू कितना आ जाएगा, g 10, कितना आ जाएगा 15, ठीक है, यानी हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन 15 है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन 15 है और अप्लाइड फोर्स हमारे पास कितना है 50 न्यूटन। यानी अगर हम 50 न्यूटन से ऑब्जेक्ट को फोर्स दे रहे हैं और उसका काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 15 न्यूटन, तो 15 आया है तो क्या होगा, इस अप्लाइड फोर्स से ये कम है ना, इसका मतलब हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उस केस में हमारे पास अगर हम ऐसे इसका एक्सेलरेशन निकालें कि अगर हमारी बॉडी मूव कर रही है तो कितने एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 50 माइनस का 15 इज इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, m हमारा कितना है 5a, ठीक है, इसमें से हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो 35 आएगा, 35 इज इक्वल टू 5a, यानी a हमारा कितना हो गया 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताया है कि अगर हमारी बॉडी 50 न्यूटन से हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उसका वेट जो 5 kg है, और उस केस में हमारे पास इसका नॉर्मल हम देखेंगे 5g होता है, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो म्यू के हमारा 0.3 गिवन है, ठीक है, तो एफ के निकालेंगे 0.3 इंटू 5 इंटू 10 15 न्यूटन आ गया। अब अगर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स से कम है, इसका मतलब हमारी बॉडी मूव करेगी, इसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि कैसे आ रहा है, तो हमारे पास कितनी एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी, 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ ये बॉडी मूव करेगी। ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था काइनेटिक फ्रिक्शन का। अब हम करते हैं हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम कर रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसके नाम में ही है, और मैंने अभी डेफिनेशन भी बताई है कि टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी बॉडी हमारी क्या होती है, रेस्ट में, जस्ट मूविंग कंडीशन में, रेस्ट में भी और जस्ट मूविंग कंडीशन में होती है, तब हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होता है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसके डेफिनेशन में यही आता है कि ओपोज द रिलेटिव मोशन, ओपोज द रिलेटिव मोशन, ठीक है। और हमारे पास ये क्या होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है, उसमें हमारा क्या था, कांस्टेंट फोर्स था, एडजस्टेबल, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, एडजस्टिंग बोल सकते हैं हम, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, सॉरी ये टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन आएगा, सॉरी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रिक्शन।
स्टैटिक फ्रिक्शन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, और एक हो गया सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब इसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? अप्लाइड फोर्स पे, यानी हम उस पे किसी बॉडी पे हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो स्टैटिक फोर्स जो है उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन इट। अगर आपको कहीं पे डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए ना इट, तो आप ये सारी चीजें लिख देना जो कि मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन में भी बताया है और स्टैटिक फ्रिक्शन में भी बता रही हूँ। इट डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक वैल्यू आती है म्यू एस की, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो एफ लिमिटिंग इनके बीच में लाई करती है। अब यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग फोर्स कॉन्सेप्ट आ गया, इसको भी बताएंगे, लेकिन आप ऐसा ध्यान रखना कि इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करती है। यानी म्यू एस जो होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा, वो 0 से एफ लिमिटिंग के केस में लाई करता है, वैल्यू में लाई करता है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज के बीच में हमारा जो स्टैटिक फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो लाई करता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो एफ लिमिटिंग आती है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, मतलब क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज म्यू एस इंटू एन। ठीक है, बहुत बार जो हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, बट ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन के पास कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, वो डिपेंड करता है हमारी लिमिटिंग वैल्यू पे। लिमिटिंग वैल्यू मतलब अप्लाइड फोर्स, यानी किस हम ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स दे रहे हैं उस पे हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वो एफ लिमिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी खुद की स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। इतना क्लियर हुआ? तो अगर आपसे पूछे कि जो F इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन है, तो आप बोलना ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं होता, ये F लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है, और ये डिपेंड करता है इस लिमिटिंग वैल्यू पे। क्लियर हुआ? मतलब हमारी अप्लाइड जो फोर्स होता है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो जो ये हमारा F लिमिटिंग है, इसका फॉर्मूला हो गया ना म्यू एस इंटू एन। ठीक है, अगर हमारे पास इसमें दो केस आएंगे। ठीक है, अगर एफ लिमिटिंग अगर ग्रेटर देन हुआ अप्लाइड फोर्स से, तो उस केस में हमारा क्या होगा, लिमिटिंग ज्यादा हुआ तो बॉडी क्या होगी, रेस्ट में, स्टैटिक। ठीक है, अगर एफ लिमिटिंग अगर लेस देन हुआ अप्लाइड फोर्स से, तो उस केस में हमारी बॉडी किस में होगी, मोशन में। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊंगी। ठीक है, देखो एफ लिमिटिंग है, अगर ये ग्रेटर देन हुआ अप्लाइड फोर्स से, अभी मैं बताऊंगी। एफ लिमिटिंग हमारा जो म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन जो म्यू एस इंटू एन होता है। अब जो एफ लिमिटिंग है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर हमारी लिमिटिंग वैल्यू अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो गई, हमारी बॉडी रेस्ट में रहेगी। अब लिमिटिंग का मतलब क्या हुआ कि मान लिया कि हमारे पास, अभी मैं बताऊंगी, रुको एक मिनट, और एफ लिमिटिंग अगर लेस देन अप्लाइड फोर्स होता है तो बॉडी हमारी किस में होगी, मोशन में। अभी मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ बताऊंगी कि इन डेफिनेशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो पहले हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो ये जो अभी हमने बताया था कि अगर हमारे पास एफ लिमिटिंग क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाए एफ अप्लाइड फोर्स से, तो उस केस में हमारा रेस्ट में, मतलब स्टैटिक मोशन में रहेगा, स्टैटिक मतलब रेस्ट में रहेगा। अगर एफ लिमिटिंग हमारा लेस देन हो जाए एफ अप्लाइड से, तो हमारा क्या हो जाएगा, मोशन में। ठीक है, मैंने ये बताई थी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो है कुछ कंडीशन। इसका जो फॉर्मूला था हमारा एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। देखो मैं आपको बता देती हूँ, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का नहीं, एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला था, दैट इज म्यू एस इंटू एन। ठीक है, अब देखो ये हमारा, अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि इस तरह के ये जो कॉन्सेप्ट है इसका क्या मतलब है। अगर ये हमारा न्यूमेरिकल है, कोई बॉक्स है 60 kg का, टेबल के ऊपर रखा है, उसका जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 है।
उसके ऊपर 23 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। ये पूछा गया है कि बताओ फ्रिक्शन फोर्स किस टाइप का फ्रिक्शन फोर्स होगा। अगर स्टैटिक है तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर मोशन में है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये हमारी कोई बॉडी है, ये हम टेबल मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का हमारा टेबल रखा है, ये कोई, इसके ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट रखी है। ठीक है, इसका मास कितना गिवन है 60 kg, सॉरी 6.0 kg है, 6 kg है, ये 60 kg नहीं है, 6 kg है। ठीक है, और नीचे की ओर इसका क्या आ जाएगा mg, ऊपर आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, mg मतलब 6g, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी हमें ये बताना है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। अभी मैंने बताया था कि एफ लिमिटिंग, पहले हमें इसको ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो उस केस में हमें पहले एफ लिमिटिंग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ लिमिटिंग हम निकालेंगे। एफ लिमिटिंग हमारा कितना होता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस हमारे पास कितना गिवन है 0.4, नॉर्मल हमारे पास कितना है 6g के इक्वल 6, और g हमारा 10। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, एफ लिमिटिंग ग्रेटर देन अप्लाइड। ठीक है, एफ अप्लाइड। ठीक है, ये हमने एफ लिमिटिंग की वैल्यू निकाली, 0.4 हमें म्यू एस गिवन था और 6g नॉर्मल के इक्वल था, क्योंकि म्यू एस इंटू एन है ना, तो ये नॉर्मल है तो 6g आ गया। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 24 न्यूटन। अब देखो अभी हमने जो अप्लाइड फोर्स है वो हमने 23 न्यूटन किया था, लेकिन लिमिटिंग फोर्स हमारे पास कितना आया है 23 न्यूटन, और लिमिटिंग फोर्स हमारे पास 24 न्यूटन आया है। तो हमारे पास एफ लिमिटिंग क्या हो गया ग्रेटर देन किससे हो गया अप्लाइड फोर्स से। और ये मैंने कब बताई थी कंडीशन, कैसे बताया था कि अगर हमारा लिमिटिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब बॉडी हमारी क्या है रेस्ट में है, इसका मतलब इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो हमारे पास ये जो म्यू एस है ये हमारा, सॉरी इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। यही पूछा था कि पहले ये बताओ कि कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। अगर रेस्ट में है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन अगर मोशन में है तो उस केस में हमारा कुछ एक्सेलरेशन आएगा। अभी मैं बताती हूँ कि ये अगर इस पे, अगर मान लिया इस पे 25 न्यूटन अप्लाई किया जाता, थोड़ा सा इंक्रीज कर रही हूँ, अगर 25 न्यूटन इस पे एक्ट किया जाता तो क्या होता, यहाँ पे एफ लिमिटिंग की वैल्यू लेस देन हो जाती अप्लाइड फोर्स से, क्योंकि एफ लिमिटिंग तो हमारे पास 24 न्यूटन आया है। तो इस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता वो क्या होता, अप्लाइड फोर्स कितना है 25, लिमिटिंग फोर्स हमारा कितना है, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट ही तो करेंगे क्योंकि इससे छोटा तो है ये, ठीक है ना, और इज इक्वल टू एम ए मतलब 6a, क्योंकि मास हमारे पास इसका बॉडी का कितना है 6 kg, तो 6a, तो उस केस में एक्सेलरेशन हमारा कितना आ जाएगा 1/6। आप इसकी कुछ और वैल्यू ले सकते हैं जो कि इसको अच्छे से कर दे, इसको हम 30 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम ये वाला कर रहे हैं ना तो इसको अगर हम 30 कर दें, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू जो है वो ग्रेटर लेस देन हो जाएगी किससे, ये बन रहा है ना हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो हमने, ये एफ लिमिटिंग था, हाँ ठीक है ना, इसको अप्लाइड फोर्स को ज्यादा कर दिया, तो अप्लाइड फोर्स को ज्यादा करने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा 6 और इज इक्वल टू 6a, यानी एक्सेलरेशन हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ ये कैसे कॉन्सेप्ट था। पहले हमें अगर इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पहले हमें देखना होगा, पहले एफ लिमिटिंग की वैल्यू निकालेंगे, अगर एफ लिमिटिंग हमारा लेस देन आता है अप्लाइड फोर्स से तो हमारी बॉडी मोशन में होगी, अगर लिमिटिंग फोर्स हमारा ग्रेटर देन आता है अप्लाइड फोर्स से उस केस में हमारी बॉडी रेस्ट में होगी, और रेस्ट के केस में एक्सेलरेशन होगा 0। बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का। अब इसी में हमारे पास आता है एक और कॉन्सेप्ट, दैट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ये कैसे होता है, आपको फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल क्लियर हो गए होंगे कि फ्रिक्शन जो है कैसे एक्ट करता है। सबसे पहले मैंने बताया था कि हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है
उसका फॉर्मूला, ठीक है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। उसके बाद मैंने बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई खुद का फॉर्मूला नहीं होता, ये एफ लिमिटिंग वैल्यू पे डिपेंड करता है, मतलब अप्लाइड फोर्स पे, ठीक है, अप्लाइड फोर्स पे ये डिपेंड करता है। अब देखो अप्लाइड फोर्स पे तो डिपेंड किया, अगर ये कम कर दिया तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया था, ठीक है, अगर ये ज्यादा कम था ना, हाँ कम था तो हमारा क्या आ गया था, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ज्यादा हो गया तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। तो इसीलिए हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों फ्रिक्शन हो गए। अब हम करते हैं हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब मैं ये आज के वीडियो लेक्चर में फ्रिक्शन को कंप्लीट ही करवा दूंगी। थोड़ी सी अगर वीडियो लेंथी हो तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि हमें जो क्लासिकल फिजिक्स को पूरी करना है, तो हमें छोटी छोटी वीडियो अगर मैं बनाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी लेंथ, वीडियो की लेंथ जो है थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए आप थोड़े पेशेंस के साथ देखें और इंजॉय करें वीडियो लेक्चर को, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि आप वीडियो लेक्चर को एंजॉय करें, मैं अपनी तरफ से 100% देती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जो है आप कमेंट करें, ठीक है, आपके कमेंट का आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। अगर आपको और ज्यादा न्यूमेरिकल चाहिए तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी दूंगी, और अगर और कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट चाहिए, अलग से कोई अलग टॉपिक करवाना हो, पूछना हो, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन मैं आपको अच्छे से एग्जांपल के साथ बताऊंगी। इसकी जो डेफिनेशन बुक्स में लिखी होती है वो ये होती है, व्हेन बॉडी इज मतलब जस्ट अबाउट टू मूव, मतलब बॉडी हमारी जस्ट अबाउट टू मूव करने वाली होती है, और जो रिजल्टेंट और जो नॉर्मल फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब है, अगर मान लिया कि हमने ये कोई स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट ये ले ली, इस तरीके का कोई सरफेस ले लिया, ब्लॉक ले लिया, सरफेस ले लिया, इसके ऊपर ये ब्लॉक ले लिया, ठीक है, मान लिया ये इसका नीचे की ओर वेट mg वर्क करेगा, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। मैं आपको इसकी जो डेफिनेशन लिखी होती है उसका मतलब बता रही हूँ। डेफिनेशन तो हम वैसे पढ़ लेते हैं, हमारी डेफिनेशन यही होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव और एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल फोर्स दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बट मैं उसको आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी इसकी मतलब क्या होता है। देखो ये वाला एंगल थीटा है, मान लिया कि पहले मान लिया कि ये इस तरीके से कुछ ऐसे रखा है, बिल्कुल बिल्कुल स्मॉल एंगल थीटा पे, तो इस केस में क्या ब्लॉक का गिरना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इस थीटा को बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि ये हो गया, पहले मैंने इस एंगल को इतना कर दिया, फिर मैंने इस एंगल को क्या किया, थोड़ा सा इतना कर दिया, फिर इस एंगल को हम अगर बिल्कुल ऐसे कर दे तो उस केस में हमारे पास बॉडी क्या होगी, जस्ट अबाउट टू मूव, यानी इस केस में हमारे पास बॉडी जो है जस्ट गिरने वाली होगी, ठीक है, यानी गिरेगी नहीं, जस्ट गिरने वाली होगी। लेकिन अगर हम थीटा को और बढ़ा दे तो बॉडी हमारी गिर जाएगी, ये केस, ये मतलब है इसका। लेकिन अगर हम इसको देखें तो अगर हम इसका जो हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो उसका न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगी, इसका जो कॉन्सेप्ट आता है वो कैसे होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो इसके अगर हम mg के कंपोनेंट बनाए तो हम छोटी क्लासेस में करते आ रहे, कैसे बनेंगे, ये वाला होता है हमारा mg साइन थीटा और ये वाला होता है हमारा mg कोस थीटा, ये वाला हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखो मैंने जो फॉर्मूला बताया था हमारे पास क्या आया था, म्यू एस का, एफ लिमिटिंग का, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम, ये मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो जो ये लिमिटिंग, अब लिमिटिंग फोर्स का मतलब क्या होता है कि वो उतना लिमिट का फोर्स जब बॉडी हमारी गिरे ना, मतलब बॉडी को वो इक्विलिब्रियम में रखता है कि बॉडी हमारी गिरती नहीं है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में हमारा एफ लिमिटिंग फोर्स एक्ट करेगा, लगता है ना आपको एफ लिमिटिंग फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि ये बॉडी को गिरने नहीं देगा। ये मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर हम थीटा को बढ़ाते जाएं तो हमारी बॉडी गिर सकती है, लेकिन इस केस में अगर हम थीटा को क्या रखें, उस सिचुएशन में रखें कि हमारी बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होती है लेकिन गिरने वाली नहीं होती, ठीक है, मतलब गिरे नहीं, जस्ट अबाउट टू मूव, बिल्कुल गिरने की कंडीशन में है लेकिन गिर नहीं रही, जैसा कि मैंने स्टैटिक उसमें बताया था कि हमारी बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होती है, ठीक है ना, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन स्टैटिक फ्रिक्शन में बताया था, जस्ट अबाउट टू मूव लेकिन मूव नहीं करेगी।
तो एफ लिमिटिंग फोर्स हमारा म्यू एस, यानी हमारे पास जो ये एफ लिमिटिंग है ये हमारा कितना हो गया, दैट इज एम जी साइन थीटा। क्लियर हुआ, ये हमारा एफ लिमिटिंग हो गया, ठीक है। और हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है ये हमारा कितना बनेगा, एम जी कोस थीटा, ठीक है। अगर हम एफ लिमिटिंग की जगह पे ये और जो नॉर्मल है इन दोनों की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो एफ लिमिटिंग है ये एम जी साइन थीटा को मेंटेन कर रहा है, इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वल रखा है। और ये नॉर्मल हमारा एम जी कोस थीटा को इक्वल, मैंने ये इक्वेशन में आपको बता चुकी हूँ। मैं इसलिए सजेस्ट करूंगी आप पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख के आए, वहां पे मैं कॉन्सेप्ट को करवाती हूँ फिर, क्योंकि हमारे जो है उसी सीरीज में लेक्चर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो एफ लिमिटिंग है वो किसके इक्वल बन जाएगा, इज इक्वल टू म्यू एस, और एन हमारा कितना आया है, दैट इज एम जी कोस थीटा। अब एफ लिमिटिंग हमने देखा था हमारा एम जी साइन थीटा बन रहा था, ठीक है। अब हमारे पास म्यू एस कितना आ गया, दैट इज टेंजेंट थीटा, और थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, दैट इज टेन इनवर्स म्यू एस। ये हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। पहले मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ऐसे रखा, तो इस केस में कोई बॉडी गिरेगी नहीं। अगर हम थीटा को बढ़ाते जाएं तो हमारी बॉडी जो है जस्ट अबाउट टू मूव कंडीशन में आ जाएगी। उस केस में हमारे पास, जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन में मैंने बताया था, उसमें हमारे पास एफ लिमिटिंग कॉन्सेप्ट अराइज होता है, लिमिटिंग फोर्स आता है। अब लिमिटिंग फोर्स हमारा क्या होता है, जो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखता है, जस्ट अबाउट टू मूव होती है लेकिन उसको गिरने नहीं देता, ठीक है ना। अब एफ लिमिटिंग इसलिए मैंने इसको एम जी साइन थीटा के इक्वल रखा है, इसको फिर नॉर्मल के इक्वल, और उसमें सारी वैल्यू रखती है, और थीटा इज इक्वल टू जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो हमारा टेन इनवर्स म्यू एस आ गया। इतना आपको क्लियर हो गया ऐसी उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट बताया है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई करूंगी, ठीक है ना। तो अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करती हूँ जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये हमारा छोटा सा न्यूमेरिकल है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड ब्लॉक एंड इंक्लाइन 0.3 गिवन है, बट कैन बी मैक्सिमम एंगल इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल, जो हमारा जो ब्लॉक है वो स्लिप ना हो। जैसा कि मैंने अभी अभी कॉन्सेप्ट करवाया है, हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू एस आया था, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस आया था, और मैंने आपको बताया भी था कि कैसे आया। पहले हम एफ लिमिटिंग रखेंगे, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ठीक है। तो म्यू एस हमारा क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन। तो एफ लिमिटिंग हमारा जो एम जी है उसके हम दो कंपोनेंट बना देंगे, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, यानी एफ लिमिटिंग हमारा एम जी साइन थीटा हो जाएगा, और एफ जो नॉर्मल है वो एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। सारी वैल्यू रख करके हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू एस आएगा, और टेन इनवर्स म्यू एस आ जाएगा। अब हमें वही एंगल निकालना है, मैक्सिमम एंगल, जिसमें हमारी ऑब्जेक्ट गिरे ना। मैंने बताया था ना प्रीवियस कॉन्सेप्ट में अभी, तो वही हमें निकालना है। तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स, म्यू एस हमारा कितना है 0.3। इसको आप सॉल्व कर लेना, हमें यहाँ से वो मैक्सिमम एंगल मिल जाएगा जहाँ पे हमारी बॉडी गिरेगी नहीं लेकिन इक्विलिब्रियम में रहेगी, जस्ट अबाउट टू मूव रहेगी लेकिन गिरेगी नहीं। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल के साथ चीजों को बताया है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। सो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। यहाँ पे हमारा जो फ्रिक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके लिए हमें कोई अलग से वीडियो लेक्चर लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद हम करेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बेस हमारे न्यूमेरिकल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए वो करना जरूरी है। तो उसके बाद हम सर्कुलर मोशन को कवर करेंगे। सो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।